Detailed strategy what to do in coming days for interview of CAPF AC 2021 में जो पार्ट वन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल कारण से वो वीडियो को ब्रेक करना पड़ा था। तो इसमें मैं इस पार्ट में उसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमने बताया था कि जो कैंडिडेट अलग अलग प्लेसेस से हैं, जो जिस स्टेट से हैं, जो जिस एरिया से हैं, उसमें जो कुछ चल रहा है वर्तमान समय में उसको आपको करना है। जो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन से आ रहे हो, जिस जो ज्योग्राफिकल प्लेसेस से आ रहे हो, वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ के इकोनॉमी के बारे में, जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको जानना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से यदि बिलोंग कर रहे हो, तो राजस्थान के देखोगे कि अभी जो वर्तमान के सीएम हैं उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया गया था। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि क्या है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल में इस समय रियल पावर नहीं है। यदि कोई गांधी फैमिली से बाहर कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट बन रहा है तो उसके पास रियल पावर नहीं है। लेकिन यदि किसी लार्जर स्टेट का, इवन स्मॉलर स्टेट का सीएम है तो डायरेक्ट उसके पास पावर है। तो अशोक गहलोत ने एक तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया। अब सिर्फ वही नहीं है, आप यदि वहां से बिलोंग कर रहे हो तो अदर और एस्पेक्ट्स हैं कि एक जनरेशनल जो गैप है कि यंग लीडरशिप या फिर ओल्ड गार्ड। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज। अब मान के चलो वहां से बिलोंग करते हो तो राजस्थान का जो डेजर्ट है, क्यों डेजर्ट बना या जो भी है, क्यों रेनफॉल कम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। फिर आप जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने बताया कि आप किसी भी पार्ट से हो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, वहाँ किस ढंग से चीजें चल रही है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में यही सिर्फ आपको नहीं जानना है कि वो एक्ट क्या है, वो लॉ क्या है, कब एग्जिस्टेंस में आया, किन स्टेट्स में है। फॉर एग्जाम्पल इस समय 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां नॉर्थ ईस्ट में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। नागालैंड, मणिपुर, असम और कुछ पार्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो अभी जैसे देखो, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि शायद जो भी है कमिंग डेज में चीजें रिव्यू की जाएगी, यदि ठीक ठाक होता है तो उसको हटाया जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है? तो हमेशा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डायमेंशन में यदि आप जाते हो, किसी भी डायरेक्शन में, तो आप ब्लाइंडली नहीं बोलोगे कि ये बिल्कुल गलत है या ये बिल्कुल सही है। आप अपना लॉजिक दोगे कि वाई देयर शुड बी रिव्यू, और वो रिव्यू हो तो डायरेक्टली आप फुल फ्लेज नहीं हटा सकते हो या सारे जगह पे इम्पोज नहीं कर सकते हो। देयर आर सर्टेन एरिया वेयर थिंग्स आर वेरी गुड, इन गुड कंडीशन। अब फॉर एग्जांपल आसाम लो, आसाम का एवरी पार्ट डिस्टर्ब नहीं है यदि रियल ग्राउंड लेवल पे देखते हो तो, लेकिन आसाम के सारे पार्ट में एक तरह से अफस्पा लगा हुआ है। तो ये इसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना चाहिए। एट द सेम टाइम आप फोर्स में भी जा रहे हो, एट द सेम टाइम आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो, आप भारत के एक नागरिक भी हो, तो उस नाते भी दोनों तरफ से चीजों को देखना होता है। जब आप फोर्स में होते हो तो ऑब्वियसली उसका पावर यूज करते हो, लेकिन हम राउंड द क्लॉक फोर्स के अलावे हम एक कंट्री के पार्ट भी हैं। अब जैसे रसिया और यूक्रेन में जो हो रहा है, इससे इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन एक तरह से सबके लिए, इसमें डीएफ से कोई मतलब नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि रसिया और यूक्रेन वॉर में आपका कोई योगदान नहीं है। आप उससे प्रभावित जरूर हो रहे हैं लेकिन उसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सबके लिए ये कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। तो रसिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है, तो उसमें देखो, एक तो रसिया ने कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा वॉर चलेगा। आप 24 ऑफ फरवरी, शायद इफ आई एम रिमेम्बरिंग, देन 24 ऑफ फरवरी से उसका वॉर चल रहा है, और आज अक्टूबर आ गया है, और शायद आप जब इंटरव्यू देते रहोगे तब भी सिचुएशन चलता रहेगा। इतिहास में देखो जाए तो 2 टाइम्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन किसी भी कंट्री पे यूज किया गया, और इनफैक्ट दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ही, 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। तो वो सिचुएशन अलग था। अब जो न्यूक्लियर वेपन यूज इस समय रसिया जो धमकी दे रहा है, वो कंडीशन अलग है। जब न्यूक्लियर वेपन यूएसए ने यूज किया था तो वो कंडीशन था कि ऑलरेडी जो ये रसिया और यूएस एक तरह से उस समय साथ में थे। वर्ल्ड वॉर 2 जब फाइट कर रहे थे तो रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, यूएस, ये सब एक तरह से साथ में थे। इन स्पाइट ऑफ युद्ध जब समाप्त 1939 में वॉर शुरू हुआ, और 1945 में वॉर समाप्त हुआ। न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते इससे पहले ही जर्मनी हार चुका था। तो हिटलर वो डिफीट हो चुका था, वो उनकी पराजय हो चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट,
जो फाइट किया गया, जो बॉम्ब गिराया गया, ये बॉम्ब इस वजह से नहीं गिराया गया कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। जो युद्ध में विजय ऑलरेडी प्राप्त हो चुका था, बट यूएस चाहता था कि रसिया, यूएसएसआर, तब यूएसएसआर हुआ करता था, वो डोमिनेट नहीं करे और हम जो है डोमिनेट सीन में करें। उस कारण से एक तरह से जापान को पनिश किया गया। तो वो कंडीशन डिफरेंट था। आज नॉर्मली क्या है, इंडिया जनरली जो क्या है, इंडिया का जो नो फर्स्ट यूज है कि हम न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, उसको फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। यदि हम पर कोई यूज किया गया तो हम करेंगे, क्योंकि हमसे क्या है, दो होस्टाइल हमारे नेबर्स हैं। एक होस्टाइल नेबर पाकिस्तान है, दूसरा चाइना। चाइना मिलिटरली कन्वेंशनली हमसे पावरफुल है, लेकिन पाकिस्तान से हम फार मोर पावरफुल हैं। तो पाकिस्तान क्या है, उसको एक तरह से बार्गेनिंग टूल की तरह यूज कर रहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम यूज करेंगे। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो वीकर पावर है, जो लूजिंग पावर है, वो न्यूक्लियर वेपन का यूज करने का धमकी। लेकिन इस समय देखोगे रसिया और यूक्रेन में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें स्ट्रोंगर पावर है, जो रसिया है, वो आपका वेपन यूज करने का धमकी दे रहा है। यदि आप देखोगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो एक्चुअल में यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन थे, क्योंकि वो यूएसएसआर का पार्ट था, तो उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन थे। तो कुछ ट्रीटीज हुए, कुछ समझौता हुए, कुछ एश्योरेंस दिया गया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स जो भी हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको दे दो रसिया को, या कुछ को डिस्कार्ड कर दो। आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं, आपका प्रोटेक्शन किया जाएगा। जैसे आप देखोगे, एक टर्म सुना होगा आपने, न्यूक्लियर अम्ब्रेला। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब क्या है, एक नाभिकीय छाता। छाता क्यों रखते हो, छतरी क्यों रखते हो, कि छतरी से बारिश धूप की सुरक्षा हो। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन तो गिराया, लेकिन उसके बाद बोला कि ठीक है, अब हम आपके प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो आपका रसिया यूक्रेन वॉर में चल रहा है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। जो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स होंगे, तो जो सेलेक्टेड 50 के आसपास टॉपिक, जैसे लास्ट टाइम भी हमने जो इंटरव्यू 2020 वाला था, तो इंटरव्यू से पहले हमने कुछ जो सेलेक्टेड टॉपिक्स थे जिनको आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, जिन पर आपको वर्क करना चाहिए, वो लिस्ट हमने प्रोवाइड किया था जो वीडियो के फॉर्म में। इस बार भी मैं 2-3 दिन में जो भी, क्योंकि कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हर टॉपिक के बाद थोड़ा सा एनालिसिस भी देखना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड एक मैं वीडियो बना दूंगा कि ये टॉपिक्स जो हैं प्रोबेबल हैं, जो चर्चा में हैं। और कभी भी कोई जीएस का, करंट अफेयर्स का कोई फिक्स दायरा नहीं होता। हमेशा ये सोचो 100 नहीं, आप 500 कर लो, उसके बाद भी कुछ ऐसे चीजें होंगी, या जिस टॉपिक को आप प्रिपेयर किए हो। अब रसिया यूक्रेन वॉर में आपको पीएचडी नहीं करना है ना, आपके पास टाइम कम है। जस्ट सोचो कि जिनका 31st को है, तो 31st को है तो उनके पास 3 वीक्स का टाइम है। 3 वीक्स में आप क्या है, इवन एक टॉपिक रसिया और यूके, सॉरी, रसिया और यूक्रेन का आपका वॉर ही दे दिया जाए तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो आपको स्मॉल इंफॉर्मेशन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इससे आपको ओपिनियन बनाने लायक होना चाहिए, आप उससे ओपिनियन बना सको, आप अपना ये कर सको कि हाँ, इस टॉपिक पे, इस विषय पे हमारा ये अपना ओपिनियन है। आप एब्सोल्यूट कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते हो। सॉल्यूशन देना होता तो व्लादिमीर पुतिन आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, जेलेंस्की आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, जो बाइडेन और उनके बहुत सारे सहयोगी जो हैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो सॉल्यूशन नहीं आपको देना है प्रॉपर, आपको ओपिनियन देना है। आप कोई भी ये सोचते हो कि ऐसा क्या लड़का पहुंचा है, क्या कैंडिडेट पहुंचा है जो कि भारत की समस्या को, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या को समाधान कर देगा, तो ये नहीं हो सकता है। आपके जो इंटरव्यू पैनल में पहुंचे हुए हैं, आपसे फार्म मोर एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एज ए ग्रेजुएट आप जो भी इंटरव्यू में जा रहे हो, एक ग्रेजुएट हो, कुछ लोग के पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है, कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही, या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, या कुछ किसी और जगह में ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई अपने स्टेट में मान के चलो एज ए टीचर ही हो, या कुछ भी हो। तो आपके पास जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आप ओपिनियन बना सको, तो ये रखना है। तो रशिया से रिलेटेड न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो, फिर उसके बाद जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है, जो वैश्विक प्रभाव उस वॉर का पड़ा है, जैसे आप वीट सप्लाई देखो, इंडिया एक तरह से फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, इनफैक्ट हमारे पास सरप्लस है, वीट भी सरप्लस है, और राइस तो हमारे पास एक तरह से हम लास्ट 5
प्लस ईयर में देखोगे तो हम राइस के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। ओके, तो हमारे पास राइस बहुत ज्यादा मात्रा में है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद वीट की समस्या हुई है। जैसे इसको आप ग्राउंड लेवल पे देख सकते हो, जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें देखा जाए तो हाफ वीट और हाफ राइस मिलता था। लेकिन इधर मई के आसपास से देखोगे, मई 22 के आसपास से तो वीट कम दिया जा रहा है। जैसे मान के चलो किसी फैमिली में वन फैमिली मेंबर पे 5 kg एवरी मंथ दिया जा रहा, तो 5 kg दिया जा रहा, इसका मतलब है कि वन फैमिली यदि है तो एवरी 5 मेंबर्स हैं तो 25 kg दिया जाएगा। तो 25 kg में पहले ये होता था कि हाफ उसको राइस मिलेगा और हाफ वीट मिलेगा। लेकिन इस समय क्या कर दिया कि 4 kg आपको राइस मिलेगा पर पर्सन और 1 kg वीट मिलेगा। अब देखा जाए तो वीट का आप इस समय प्राइस देखोगे तो बहुत ज्यादा हो गया है। अब हर जगह हर स्टेट में अलग अलग प्राइस होगा। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूँ। तो जब गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था तो उस समय सपोज जो 40 kg का जो मन बोलते हैं या तो उसमें से 750 था, आज के डेट में 1200 हो गया। तो समझ सकते हो कि डिफरेंस बहुत ज्यादा। आप उसको केजी में लो तो लेस देन 20 रुपी पर केजी पड़ रहा था, आज आज मोर देन 30 kg पड़ रहा। इसका मतलब अब इन्फ्लेशन के टर्म में देखो तो 50+% इन्फ्लेशन हो गया। तो ये इसके इम्पैक्ट, ये एक मैं सिंपल एग्जांपल दिया। अब देखो जो एनर्जी क्राइसिस उसका नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उसमें देखो आप एक्सप्लोजन हुआ। तो ये सारे जो चीजें हैं उसका ऑब्वियसली है कि मैं 50 टॉपिक का आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा 2-3 दिन में जब मैं कंपाइलेशन करूंगा। लेकिन ये चीजें जो हो रही है आप इससे ये नहीं कर सकते हो कि हम अवेयर नहीं है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में आप बोलोगे ये क्या, किस एनाकोंडा का नाम है? तो ये एनाकोंडा नहीं, जो भी आपका पाइपलाइन है वो लंबा आपका रसिया से जो जर्मनी में गया है। आप देखोगे कि ठंडा का मौसम आ रहा है, ठंडे के मौसम में जो इंटायर यूरोप है वो बर्फ में एक तरह से मतलब जमा हुआ बहुत सारा पार्ट है। उनको क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए अपना हीट को रखने के लिए। पहले देखो इंडिया क्यों स्पाइस ट्रेड इंडिया से हो रहा था, क्योंकि जो आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है कि आप ठंडे के मौसम में भी बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हो। पहले क्या था, ठंडे के मौसम में शिकार करना मुश्किल था, तो स्पाइसेस आपको गर्म रखता था। तो ठंडे के मौसम में या बहुत सारे एनिमल बींग्स हैं उसको आपने पहले ही किल कर लिया, उसको स्पाइसेस में लपेट करके उसको रख दिए बर्फ में, तो वो लंबे समय तक सरवाइव करेगा। तो ये जो जरूरत था, तो इसी वजह से आज जो है इन स्पाइट ऑफ ऑल डेवलपमेंट, देखोगे कि जर्मनी जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ उसके बाद यूरोपियन कुछ जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को ऑलमोस्ट जीरो करने का टारगेट रख लिया है। अब एनर्जी तो आपको चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूल जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो चीपर आपको उपलब्ध हो रहा था। लेकिन आपने जिस भी दबाव में, चाहे आपने अपने कंट्री के जो जनमत है उसके दबाव में, जो पब्लिक ओपिनियन है उसके दबाव में, या कुछ और चीजों को करने के में आपने कर दी, लेकिन एनर्जी की तो जरूरत होगी ही। तो अब वो एनर्जी कहाँ है? रसिया ऑलमोस्ट चीपर रेट पे प्रोवाइड करा रहा। अब उसमें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में आपका प्रॉब्लम हो गया और बहुत सारे जो समस्याएं हो रही है। तो ये सारे चीजों के बारे में जानना होगा। पेट्रोलियम क्राइसिस, आपके पास पेट्रोलियम का प्राइस इंडिया में भी कॉस्टली है। रिसेंटली नो डाउट लास्ट 1 to 2 मंथ्स में शायद वो 88, अभी जो लेटेस्ट मैंने शायद देखा था वो $88 पर बैरल है। लेकिन शायद अभी 100 प्लस हो गया था। तो यदि आपका 100 प्लस होता, आप देखो इंडिया में भी क्या है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस से मार्केट डिटरमिन्ड है कि यदि इंटरनेशनल क्रूड प्राइस का प्राइस बढ़ता है तो हमारे यहाँ भी बढ़ेगा। तो इन चीज पे आपको प्रिपेयर करना है। फिर देखोगे कि रिसेंटली अभी जैसे जो सेकेंड सीडीएस का अपॉइंटमेंट का ये हो गया है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल जो ये हैं अनिल चौहान, और ये उनका मीन्स रिटायर्ड हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड, उनको सीडीएस बनाया गया है। तो आप जानते हो कि सीडीएस फर्स्ट सीडीएस जो थे जनरल बिपिन रावत, उनका जो भी डेथ हो गया तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश से। तो उसके बाद सीडीएस का पोस्ट खाली था, तो अब जो है अनिल चौहान जी को अपॉइंट किया गया है। तो उसके संबंध में लिटिल आपका कि जो आप एक इसमें से टर्म सुने होंगे, थिएटर कमांड। अभी क्या है कि जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सबके अपने अपने कमांड है। जैसे आप देखते होंगे कि मेनली जो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा क्या है, आर्मी का है। आर्मी के बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट कंबाइंड आप एयरफोर्स और नेवी लो, उस उनके कंबाइंड स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा अकेले इंडियन आर्मी है। तो उसमें बहुत सारा, इनफैक्ट देखोगे कि एक एक जो आपका यूनिट इनका होता है, जो कॉर्प्स बोलते हो, जो लेफ्टिनेंट जनरल के ऑफिसर होते हैं रैंक के, वो कॉर्प्स कमांडर होते हैं। मान के चलो कि जैसे नगरोटा कॉर्प्स, देखोगे कि आप नगरोटा कॉर्प्स वाले हेडक्वार्टर पे अटैक सपोज
पाकिस्तान ने किया था, मतलब जो टेररिस्ट ने थे। तो एक तरह से देखा जाए तो इनके वन कॉप्स में लो तो 50,000 के आसपास जो होते हैं, और आप पूरे एयरफोर्स का ही देखो तो वो स्ट्रेंथ है। तो लेकिन जो इंटीग्रेटेड कमांड चाहिए, इंटीग्रेटेड कमांड इसके पहले यदि देखोगे तो अंडमान निकोबार का था, लेकिन हमारा अब ये कि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। उस रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का ये गठन किया जा रहा, और सीडीएस उसमें से इंपॉर्टेंट था। और जनरल बिपिन रावत जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके थे, तो ये सोचा गया था कि उनको थोड़ा सा टेन्योर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो ताकि चीज़ों को इंटीग्रेट करने में किया जाए। अब इसमें से एक बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं, क्योंकि जो आपने एक तरह से नेम तो सीडीएस रखा, और जैसे चलो बिपिन रावत तो जनरल थे, लेकिन ये जो है अनिल चौहान जी हैं तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल से देखा जाए तो ऊपर, इसके ऊपर और लोग हैं, जनरल बहुत सारे हैं, तीनों फोर्सेस में उसके ऊपर हैं, तो बहुत सारी चीजें। अब आप ये नहीं करोगे कि आप समस्या का समाधान कर दोगे और डायरेक्टली बोलोगे कि गवर्नमेंट पूरी बेवकूफी की काम कर रही है, नहीं। आपको एटलीस्ट इसके बारे में लिटिल नॉलेज होना चाहिए। फिर देखो, जो आपका जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसके ऊपर आपको जानना ही है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग खास करके करते हो। अभी देखो, एक भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस कर रही है। तो हर चीज के पॉजिटिव हैं, निगेटिव्स हैं, हर लोगों को पॉलिटिक्स में अपना जो भी कुछ करने का अधिकार है, और लोगों से, जनता से जुड़ने का अधिकार है। और कोई भी शासन किसी का भी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या चाहे किसी समय राजीव गांधी थे या इंदिरा गांधी, कंट्री है हमेशा आगे मूव करता है। जब आगे मूव करता है तो उसकी चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू ने किया उसको आज के मूल्यों के तुला पे नहीं तौलोगे। जवाहरलाल नेहरू के समय समस्याएं अलग थी, तो वो समस्याएं आज के डेट में उसको उस कंटेक्स्ट में देखोगे तो आप सही नहीं पाओगे। कश्मीर की जो समस्या उस समय थी, आज इंडिया उससे बहुत ऊपर कंडीशन में आ गया। आज हम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं, आज हम वर्ल्ड में टॉप 5 के इकोनॉमी हो गए हैं। तो बहुत सारे चीजें चल रही है, बहुत सारे चीजें हैं, तो उसको आज के कंटेक्स्ट में देखना है। रिलीजियस इंटॉलरेंस वगैरह जो भी कंट्री में चल रहा है उसको देखोगे। अभी रिसेंटली देखोगे कि इस ईयर में फर्स्ट ट्राइबल जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, द्रौपदी मुर्मू। सेकंड वीमेन हैं। और अब उसमें अभी देखो थोड़ा कंट्रोवर्सी था कि एक जो भी उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले एक पॉलिटिशियन हैं, उदित राज का आपने नाम सुना होगा, वो बीजेपी में भी थे, मतलब डिफरेंट पार्टी में वो रह के अभी शायद कांग्रेस में है। तो उदित राज बोले कि जब ये प्रेसिडेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट किए, तो इससे पार्टी भी उनका जो कांग्रेस है उसने भी डिस्टेंस कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो क्वेश्चन पूछने का हमारा अधिकार है। तो इन सारे चीजों में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ न्यूज में आपका है, वो उसको आपको करना है। और आगे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, ये सारी चीजें चलती रहेगी। आप चीजों से कभी भी भाग नहीं सकते हो। आप जो भी कुछ आसपास चल रहा है उसको करना है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस डायलॉग है। जो भी आपकी समस्याएं, कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होंगे, उसको आप मैसेज करोगे। देखो, जो पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हो या जो पेड में नहीं भी जुड़े हुए हो, जो पर्सनल हमसे जुड़े हुए हो, उनका कम्युनिकेशन होता ही है। जो नहीं पर्सनल रूप से जुड़े हुए हो, आप मैसेज हमें कर सकते हो 8527146498 व्हाट्सएप नंबर पे, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो हाँ बताओ। यदि मुझे कुछ लगता है पर्सनल लेवल का, तो मैं पर्सनल लेवल पे उसको डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि इसका ग्रुप इंपॉर्टेंस है, इसका और लोगों के साथ इंपॉर्टेंस है, तो उस चीज को डिस्कस करते हैं। ये एक हम ऐसे कंपटीशन ईरा में जी रहे हैं जहां कोई भी इंफॉर्मेशन एक तरह से आप हाइड करके नहीं रख सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं कहोगे कि हमें ही ये आता है, तो हम उसको, वो जो थ्री इडियट्स में चतुर टाइप का नहीं है कि दूसरे को कम पढ़ने के लिए मौका दोगे और आप अधिक पढ़ के आ जाओगे फिर भी, लेकिन कोई ऐसा है कि वो फर्स्ट आ जाएगा, आप सेकंड आ जाओगे। यहाँ वो चीजें नहीं है, यहाँ ऑलरेडी चीजें फेयर है कि आप उतने डिजर्व करते हो। किसी ने रिटन में अच्छा मार्क्स ले आया है तो ऑब्वियसली है उसको अच्छा फेयर चांसेस है। लेकिन आप दो फ्रेंड हो तो संभव है कि दो के दोनों का सिलेक्शन होगा, संभव है कि दो के दोनों का सिलेक्शन नहीं होगा। पांच के ग्रुप में है, पॉसिबिलिटी है कि ऑल 5 सेलेक्ट हो जाओ और अच्छा रैंक आ जाए। पॉसिबिलिटी ये है कि ऑल 5 के 5 सेलेक्टेड नहीं होगे। तो दिस इज अबाउट फेयर कंडीशन। ये युद्ध नहीं हो रहा है कि एक का विजय होगा, एक मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट रहता है, जिनको भी लगता है
कि यस हमें जुड़ना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और ये एक जब तक आपका इंटरव्यू चलते रहेगा, एक ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। जिनका फर्स्ट है तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। जैसे जैसे जिनका बाद में होता जाता है उनके पास मोर एंड मोर इनपुट मिलते जाता। तो ऑलरेडी इन नंबर ऑफ थिंग्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। आप एक्सप्लोर करोगे चैनल को तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन और कमिंग डेज में हम रेगुलर बेसिस पे, अब चूंकि वंस डेट डिक्लेयर हो जाता है तो आप चीज़ों को बेटर तरीके से कर सकते हो। एक टारगेट रहता है कि अब हमको इस वे में डिलीवर करना है। जब डेट नहीं होता, जैसे हमने ऑलरेडी बहुत बार आपको शायद बोला भी था कि जो भी है इंटरव्यू जून के आसपास हो जाएगा, वो डेट बढ़ते बढ़ते करके अगस्त में था। लेकिन फिर इंटरव्यू अदर ग्रुप के थे, लेकिन फाइनल मैंने बोला था आपको नवंबर में एनी टाइम श्योर होगा। तो ऑब्वियसली है आपका 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर तक। जिनका भी जिस ढंग से है आप अपना उसको ये कीजिए। ओके, थैंक यू।